नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के सिलेबस को भी क्या किया है, अपडेट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़े दिन पहले ही फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को भी क्या किया गया था, अपडेट किया गया था। इस चीज़ को हम सिलेबस में चेंज की बजाय अगर ये बोलें कि उसको अपग्रेड कर दिया गया है, तो ये शब्द ज़्यादा उचित होगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में आपका। मेरा नाम विजय यादव है और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूं और बहुत लंबे समय से जो सिविल सर्विस है राजस्थान की आरएएस की एग्ज़ाम है उससे जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, 2013 से लगातार उस एग्ज़ाम को मैं दे रहा हूं, इस बार भी दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर आरपीएससी की मंशा क्या है सिलेबस चेंज करने के पीछे, उन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके अलावा जो नया अभी आपका सिलेबस आया है अपडेट होके, उसके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, सेकंड ग्रेड का जो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप लोग इस बार जो आपका सपना है टीचर बनने का वो पूरा हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बात। तो ये जो नया सिलेबस है इसको एक बार हम पॉइंट वाइज देखेंगे। मैंने कुछ जगह आपको देख रहे होंगे कि येलो कलर से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो वो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे अपडेशन हुआ है, या तो चीज़ों को जर्नलाइज कर दिया गया, या फिर कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, या चीज़ें जोड़ दी गई हैं। हालांकि जोड़ने वाली जो चीज़ है वो बहुत कम जगह पे देखी गई है। हाँ, जर्नलाइज कर दिया गया है चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राजस्थान के इतिहास में पहले पूछ रहे थे, ये पर्टिकुलरली पूछ रहे थे, मान लो राजपूतों में भी ये, जैसे चौहानों और अजमेर के चौहानों के बारे में पूछते थे, है ना, या मेवाड़ के बारे में पूछते थे। अब इन्होंने सीधा लिख दिया राजपूत वंशों का आपको इतिहास पढ़ना है। तो इसमें आपको सभी, जैसे रणथंभौर के चौहान भी पढ़ने पड़ेंगे अब आपको अजमेर के चौहान भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया है। बाकी हम देखते हैं, आपको पता है आपका ये जो पेपर होने वाला है, ये 5, इसमें आपको 100 सवाल आने वाले हैं। एक बार मैं आपको पहले उसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है। तो मैं पहले आपको सिलेबस ही दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, अब आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये एग्ज़ाम होने वाली है, हो सकता है आप में से अधिकतर बच्चे वही होंगे जो ये एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, जिन्होंने अभी बीएड कंप्लीट की होगी या बीएड अभी कंप्लीट करने वाले होंगे। तो वो सब लोग इससे जुड़े हैं। तो देखो, परीक्षा का पैटर्न आपका होने वाला है कि आपके जो कुल अंक होंगे, मैं देखो आपको बताऊं, एक्सक्लूसिवली जीके के पेपर की बात कर रहा हूं, जो आपका पेपर फर्स्ट होगा। मैं सब्जेक्ट के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जीके के पेपर की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना आप। और आपको टाइम कितना मिलेगा दोस्तों, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी 120 मिनट में आपको कितने सवाल करने हैं, 100 सवाल करने हैं। ये आपके 100 सवाल होंगे जो कि क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। आपको कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 या 5, बताओ फटाफट। इस 4 और 5 के चक्कर में अभी आपने हाल ही में एक रिजल्ट देखा होगा जिसमें 200 से अधिक पोस्ट थी, लेकिन कितने लोग एलिजिबल हुए हैं, खाली केवल 6 लोग। उसका एक कारण ये है कि वो 40% जो अंक की सीमा तय की गई है वो पार नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये ऑप्शन, 5वां ऑप्शन है ना, 5वां ऑप्शन, 5वां विकल्प है, इसकी वजह से 300 या कितने बच्चे इसकी वजह से वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आप किसी सवाल को अटैम्प्ट नहीं करते हैं, ए बी सी डी में से आपको नहीं पता कौन सा आंसर होगा, तो आप उसके अंदर गोला ई वाला भर के आएंगे। ठीक है, ये आपको 5 गोले भरने होंगे ना, तो जो ई ऑप्शन है ये वाला गोला आपको भरना है अगर आपको नहीं आता है तो सवाल। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप तुरंत दौड़ से क्या हो जाओगे दोस्तों, बाहर हो जाओगे। पहली बात समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें लापरवाही आप करेंगे, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बार बार आपको देखो, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें साफ लिखा होगा कि 1 घंटे के पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप देखो, हर बार हर सेंटर पे कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे मिलेंगे आपको जो गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे कि हमें घुस जाने दो, हमारी 2 मिनट में खाली लेट हुआ हूँ। अरे यार, ऐसी नौबत तुम आने क्यों देते हो, हैं? लास्ट के क्या, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन तुम अगर 10 मिनट और पढ़ लोगे तो क्या सेलेक्ट हो जाओगे? जिस दिन एग्जाम हो उसके एक दिन पहले किताबों को छोड़ देना है आपको, है ना। उसके पहले अभी पढ़े है ना, 6 महीने 8 महीने पढ़े, करो तैयारी।
ठीक है, लेकिन लास्ट दिन में ऐसे मतलब टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरी बात है, अब देखो मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है आपका? राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, जिसके अंदर राजस्थान का क्या आ गया? आर्ट एंड कल्चर आ गया, राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई और राजस्थान की पॉलिटी आ गई, ठीक है। इसके बाद में आपका समसामयिक विषय आ गया, यानी करंट अफेयर्स आ गया। देखते जाना, एक हो गया, फिर ये दो पोर्शन हो गए, फिर ये तीसरा पोर्शन हो गया इंडिया और विश्व का सामान्य ज्ञान। फिर आपका क्या हो गया? ये चौथा ऑप्शन। 4 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। निर्धारित आपको पता है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1/3 भाग कटेगा। ये तो आपको शायद सामान्य सी जानकारी है, पता है कि अगर नेगेटिव अटेम्प्ट आप ज़्यादा कर देते हैं तो भी आप क्या हो जाते हैं? दौड़ से बाहर हो जाते हैं। एक चीज़ पेपर देते समय हमेशा याद रखो कि अगर पेपर हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है, और पेपर अगर इजी है तो सभी के लिए इजी है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। जितना महत्व आपकी पढ़ाई रखती है उतना ही महत्व रखता है वो 3 घंटे या वो 2 घंटे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस समय आपका मेंटल लेवल कैसा है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, किस तरह से आप सवाल को पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आदमी प्रेशर में होता है ना, आपको पता है प्रेशर में होता है तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाते हैं। तो आपको प्रेशर में नहीं आना है एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। अब पहले बात करते हैं भौतिक विशेषताएं। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पढ़नी है। कैसे पढ़ोगे? आपको पता है राजस्थान जैसे है, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान को हम कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांट सकते हैं? तो हम जैसे मान लो 4 भौगोलिक प्रदेशों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, है ना। जैसे ये हमारा क्या है, उल्टा बना दिया शायद मैंने। ये इधर से क्या है, ज़्यादा चौड़ी रहती है अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, फिर ये सकड़ी हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है भौतिक विशेषताओं में ना केवल आपकी, देखो इसमें सब चीज़ आ गई आपकी। इसके अंदर आपकी नदियाँ भी आ गई, इसमें आपकी जलवायु भी आ गई, इसमें आपके जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो भी आ गई। तो इस तरह की चीज़ें सारी जितने भी है, मतलब राजस्थान जियोग्राफी में जो कुछ भी है वो सब कुछ इसके अंदर आपका आ गया। तो ये सब कुछ क्या करना है, आपको पढ़ना है। देखो आगे जलवायु लिखा हुआ है, आगे आप देख सकते हो जलवायु लिखा हुआ है आगे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? नदी तंत्र लिखा हुआ है। राजस्थान में आपको पता है 3 तरह की नदियाँ होती हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक जो लोकल जो कहीं पे भी नहीं गिरती हैं, है ना, अंदर अंदर ही बहती है और फिर क्या हो जाती है, वो रेगिस्तान में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियाँ। तो आपका नदी तंत्र हो गया। राजस्थान में जो जलवायु है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको, जो लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह आई है ना, कहाँ पर कितने वन पाए जाते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर राजस्थान में कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कृषि के लिए जैसे गेहूँ के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, गन्ने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए। तो इस तरह से पूरी डीप में आपको जानकारी चाहिए। पशुपालन हो गया, डेयरी विकास हो गया, जनसांख्यिकी के विशेषताएं। तो ये आप ये मान लीजिए कि ये आपको जो जनसंख्या वाला जो हेडिंग है वही है यहाँ पे। उसके बाद में आप में जनजातियाँ होगी, राजस्थान में कौन सी जनजातियाँ, उनकी विशेषताएं। फिर आप देखो उद्योग। अब ये जो टॉपिक उन्होंने कहाँ से उठा लिया? इकोनॉमिक्स से। कहाँ से उठा लिया? इकोनॉमिक्स से। ऊपर वाले जितने टॉपिक थे कहाँ से थे? जियोग्राफी से थे। पर्यटन जो है, पर्यटन को आप जियोग्राफी में पकड़ सकते हो और इकोनॉमिक्स में पकड़ सकते हो। फिर प्रमुख पर्यटन स्थल, यानी ऊपर में आपने क्या क्या चीज़ देखी, कुछ टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के हैं और कुछ टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के हैं। उसके बाद में है आपका प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। ये आपका क्या आ गया? राजस्थान की कल्चर आ गई, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। राजस्थान की क्या आ गई? आर्ट एंड कल्चर। इसका काफ़ी महत्व है, आप ये ध्यान रखना इस एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको? प्राचीन स्थल और उनका महत्व। अब मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट येलो क्यों कर रखा है? पहले इन्होंने पर्टिकुलरली कुछ जैसे दिया हुआ था कि कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, ये अलग से दी हुई थी कुछ,
लेकिन अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया और सीधा लिख दिया कि प्राचीन स्थल और उनका महत्व। तो अब आपको सारी ही पढ़नी पड़ेगी, ना कि केवल कुछ चुनी हुई आपको पढ़नी आपको सारी है। लेकिन देखो, सफलता की एक ही कुंजी है, वो है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, हर चीज़ के पीछे भागोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। केवल पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, या आपको आरएएस की तैयारी करनी है या आपको वीडियो की तैयारी करनी है। पहले आप अपना क्या करो, गोल निर्धारित करो, उसके अनुसार उसके पीछे फिर पूरी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ गया अपनी हिस्ट्री। हिस्ट्री देखो आपको कहाँ तक की पढ़नी है, 18वीं शताब्दी तक की पढ़नी है। यानी 18वीं शताब्दी मतलब कितना हो गया आपका, 1799 तक। 18वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना। फिर आपको पढ़ने राजपूत वंश। देखो पहले मैंने क्या बताया कि कुछ राजपूत वंशों के बारे में स्पेशली दिया हुआ था, आपको वही पढ़ने थे। अब आपको राजस्थान के जितने भी राजपूत वंश है, यानी राजस्थान के जितने भी राजा थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन वही बात है फिर कि स्मार्ट स्टडी है ना, जहाँ से अभी तक सवाल पूछे गए हैं ज़्यादा चांस है कि अभी भी वहीं से पूछे जाएंगे। अगर राणा कुंभा पर ज़्यादा सवाल बनते हैं तो अभी भी बनेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप पे ज़्यादा सवाल बनते हैं, अभी भी बनेंगे। सवाई जयसिंह पे, राजा जयसिंह पे सवाल अधिक बनते हैं तो अभी भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फिर और दूसरे पूरा डीप में घुस करके उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, ये मूर्खता वाली पढ़ाई होती है। ठीक है, और ये रटने वाली एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम रटने वाली एग्ज़ाम नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेपर को कैसे हैंडल करना है, सवाल को रिजेक्शन मेथड क्या होता है, सब चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये हो गया आपका इतिहास के बारे में। अब देखो एक और टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत व मुगलों से संबंध। यानी कि दिल्ली सल्तनत से हमारे कैसे संबंध रहे, राजस्थान के कौन कौन से राजाओं ने दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके साथ में युद्ध भी लड़ा, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में फिर मुगलों से संबंध हमारे कैसे रहे, हमारे कुछ राजा थे उन्होंने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको पढ़नी है। उसमें भी देखो इन्होंने मेंशन कर दिया, राणा सांगा के बारे में आपको पढ़ना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जितने आपको दे दिए ना, ऐसी टॉपिक को तो आप एकदम उसको क्या करो कि एक एक उसका जो एस्पेक्ट बन सकता है वो आप समझो, अपने नोट्स बनाओ और उसमें लिखो। सफलता की एक ही कुंजी है दोस्तों। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 और 2025 ये 6 एग्ज़ाम दिए प्रीलिम्स के, और 6 के 6 बार एग्ज़ाम क्लियर किया। तो उसके पीछे का जो कारण था वो यही था कि जो मेरे रिसोर्सेज थे, जो मेरे सोर्स थे वो लिमिटेड थे। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे वही चीज़ एग्ज़ाम में याद आएगी। अगर आपने पूरा रायता फैला लिया तो फिर एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो आपको पता है 1857 की क्रांति है, पहले से ही चला आ रहा है, सिलेबस में अभी भी है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप मेरे को मानते हैं कि भाई आपसे तो बड़ा ही होऊंगा मैं उम्र में भी, है ना, 39 साल उम्र है मेरी, तो मैं आपसे बड़ा ही हूँ, 20 साल एयरफोर्स में नौकरी भी करके आ गया हूँ, तो कुछ तो अनुभव आपसे मेरे को ज़्यादा होगा। तो अपना बड़ा भाई मान के मेरी बात मानना। आप क्या करो, एक अपना नोटबुक बनाओ, उसके अंदर आपने हेडिंग लिखा, मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता 1857 की क्रांति, आपने लिख दिया। अब आप क्या करो कि आप ये देखो कि यार मेरे पास इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप फैक्ट्स यहाँ पे लिखो जो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, राजस्थान में कितनी 6 छावनियाँ थी, 6 छावनियों के क्या नाम थे। ठीक है, उसके बाद में एक सवाल जैसे जनरली पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो कहाँ पर कौन सा जो गवर्नर जनरल के बाद जो नीचे होता था क्या बोलते थे उसको, तो कौन सा जैसे सोवर्स कहाँ पर था, मेवाड़ का कौन था सोवर्स, कोटा का कौन था बर्टन, जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके बारे में आपको अलग, तो इस तरह से आपने बना लिया मान लो। ठीक है, अब आप ये देखो कि यार ये चीज़ें मेरे नोट्स में थी, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख ली। अब आप एक काम करो, आप जाओ, अब आप टेक्नोलॉजी देखो, हमारा नाम है गुरुजी 4.0, इसके पीछे यही है कि हमारा उद्देश्य है कि पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए। अब आप जाओ चैट जीपीटी पे जाओ या जेमिनी पे मत जाओ, आप चैट जीपीटी पे ही जाओ। उस चैट जीपीटी में भी अलग अलग ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है डीप रिसर्च, क्या आता है एक ऑप्शन, डीप रिसर्च।
उसको आप सेलेक्ट करो और आप लिखो 1857 की क्रांति में आप हिंदी में ही लिखो, बोल के भी बोल सकते हो, राजस्थान की भूमिका से जुड़े हुए मेरे को आप फैक्ट्स बताइए जो मेरे को आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में काम आ सके। इनका जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, काफ़ी हार्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जितनी भी और इन्फॉर्मेशन बची है कहीं पे भी किसी भी डोमेन में, वो आपको उठा करके आपको दे देगा। तो वो पॉइंट्स आप क्या करो और ऐड कर लो। और ये हो गया आपका, अब आपकी गीता बाइबल सब कुछ यही है। ये जो नोटबुक आपने बनाई है ना, यही आपकी गीता बाइबल होना चाहिए। यहाँ से इस टॉपिक को आप काट दो। ये 1857 की क्रांति मेरा हो गया। अब आगे आ जाओ आप, अब राजनीतिक जागृति, ठीक है, ये टॉपिक आपने उठाया, इसी तरह से उसका आपने नोट्स बनाए, इसको भी काट दिया। फिर प्रजामंडल आंदोलन, इस तरह से कर करके किसान आंदोलन अलग से पढ़ो, जनजाति आंदोलन अलग से पढ़ो। तो इस तरह से अगर आप ये अप्रोच रखोगे, सिलेबस एनी टाइम आपके सामने चिपका हुआ होना चाहिए। और एक टॉपिक अगर आपने क्लियर कर दिया, उसको टिक मार दो, हाईलाइट कर दो या क्रॉस कर दो, जो भी आपको करना है कर दो। और उसके बाद आपके जब ये नोट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों, तो इन नोट्स को आपको बार बार 10 बार 15 बार रिवाइज करना है। यही सफलता की कुंजी है, उसके अलावा कोई कुंजी नहीं है। और ये सब चीज़ें आजकल कोई बताता नहीं है। आजकल क्या बताते हैं, वो आजकल पढ़ाते टाइम बताते हैं शायरी आपको, है ना। तो शायरी तो मैं नहीं बताने वाला। अगर आप शेर व शायरी के शौकीन हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे शेर व शायरी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। यहाँ केवल और केवल पढ़ाई की बात होगी, काम की बात होगी। फालतू की बात के लिए ना आपके पास टाइम है और ना मेरे पास टाइम है। और मेरे से भी ज़्यादा कीमती टाइम है दोस्तों आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है केवल किस पे, पढ़ाई पे। तो अपन और बात कर ले सिलेबस की। तो देखो ये राजस्थान का लगभग आरएएस का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस ही यहाँ पर दिया हुआ है, राजस्थान का एकीकरण। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसका इतिहास उठा के देखोगे, हर एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से सवाल पूछा है। तो आपको ऐसा तैयार करना है ना राजस्थान का एकीकरण को कि कुछ भी पूछ ले वो आपका ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर वही आपको राजस्थान का एकीकरण की हेडिंग डाली और आपने नोट्स तैयार कर लिए। उसके बाद में आप गए किस पे, चैट जीपीटी पे गए, डीप रिसर्च में गए और फिर वहाँ पे आपने सर्च कर लिया। कुछ जो बचे खुचे फैक्ट थे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में आ गया आपको देखो, लोक देवता हो गए, संत परंपरा, स्थापत्य कला, चित्रकला, मेले त्योहार। ये जो पोर्शन आप नीचे देख रहे हो, ये आप अगर आपको लगता है तो ये आप किस पे छोड़ सकते हो, ये आप छोड़ सकते हो हमारे ऊपर, गुरुजी 4.0 के ऊपर। दोस्तों ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो आप नीचे देख रहे हो इतने इतने टॉपिक्स, ये मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको मैं कवर कराऊंगा और इस तरह से कवर कराऊंगा कि आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इवन जो ये रिसर्च आप है ना, ये चैट जीपीटी वाला रिसर्च भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं मेरे लेवल पे करूँगा। और ये टॉपिक्स में आपका एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी आपसे जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आपके ये आ गया आपका राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस। काफ़ी सिंपल है, कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं इसमें, जैसे महिला आयोग और वित्त आयोग शायद पहले नहीं थे, अभी जोड़े गए हैं। तो एक चीज़ और गांठ बांध लो कि कभी भी अगर सिलेबस में कुछ अपडेट होता है और कुछ नई चीज़ जोड़ी गई है तो उसको आप पहले ही स्टार लगा लो कि यार ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। आप ये मान के चलो कि यहाँ से सवाल पूछेगा, पहले ही सोच लो आप ये, ठीक है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा आपका फोकस आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या पूछेगा आपको, राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल, सारे आपको पता है राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो सारी चीज़ें राज्यपाल किस तरह से मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एकदम अच्छे से तैयार करनी है। लेकिन फिर वही बात, इधर उधर मत भागो, एक अपना सोर्स फिक्स कर लो कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है तो फिर वहीं से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो आजकल एक चक्कर और भी है ना कि 199 में कोर्स, 299 में कोर्स, 499 में कोर्स, ठीक है, फिर 799 में कोर्स। पूरा कंप्लीट कोर्स कितने रुपए में देते हैं आपको, इतने रुपए में देते हैं। तो यार आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि आप, ऐसा हो सकता है क्या कि एक टीचर कम से कम पढ़ाने के 1000 से और 3000 रुपये पर आवर का क्या करता है, वो चार्ज करता है, ठीक है। और ख़ासकर जब जयपुर में हो तो ये और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये 199 299 वाले खिलाड़ी है ना, ये क्या करते हैं,
इन्होंने एक बार क्या कर लिया, आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले सिलेबस को क्या कर लिया, रिकॉर्ड करवा लिया, और अब आपको वही चीज़ क्या कर रहे हैं, बार बार परोस रहे हैं। लेकिन हर साल हर एग्ज़ाम के बाद आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज करती है, इसलिए ये चीज़ें आपके कोई काम की नहीं है, ये आउटडेटेड हैं। ठीक है, अगर आप उतर ही गए हो ना मैदान में पढ़ाई के और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो फिर पैसों की तरफ कभी मत देखो। ठीक है, पैसे आप बहुत कमा लोगे। अगर आप टीचर बन जाते हो ना, 1 महीने की आपकी पेमेंट कितनी होगी, 40,000 से 70,000 के बीच में होगी। तो आप ये इनके पीछे मत भागो, आप देखो कि क्या बेस्ट सोर्स अवेलेबल है, और इसके पीछे भी मत भागो कि यार उसने ये ले लिया मैं भी ये ले लेता हूँ। नहीं, जो आपके लिए उचित है आप वो निर्णय लीजिए। चलिए, फिर हो गया आपका राजस्थान हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय उनके बारे में आपको पढ़ना है। पूर्व पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो गया, विधानसभा हो गई, ये सेम टॉपिक्स है, जो कोई चेंज नहीं हुए। उसके बाद में आपका पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ठीक है, 73वां जो और 74वां जो हमारा संविधान संशोधन है, उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। फिर सचिवालय के बारे में, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको बुक में या कोर्स में अवेलेबल नहीं मिले, ये देखो, अच्छा पिछले स्लाइड पे रह गया, जो चैट जीपीटी है उसका प्रयोग करो, और आपको लगेगा कि यार ये तो अलग ही चीज़ है ना। आपको आप खाली आप क्या करना, मेरे कहने पे राजस्थान राज्य सचिवालय, इसके बारे में मुझे तो इम्पोर्टेंट 20 फैक्ट बताओ, आप ऐसे बोलो चैट जीपीटी को, वो आपको बता देगी, और वो 20 फैक्ट में आपको पूरा राज्य सचिवालय क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद में संभागीय आयुक्त, ये व्यवस्था कब से लागू हुई, फिर बीच में कैसे बंद कर दी गई, कौन से मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को बंद किया, कौन से मुख्यमंत्री ने वापस चालू किया, फिर कितने संभाग है वर्तमान में, फिर आपको पता है कि संभाग बढ़ा के कितने कर दिए गए थे, 10 कर दिए गए, फिर वापस कब कम कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और ये 199 वाले कोर्स में नहीं मिलने वाली है आपको, ये बात ध्यान रखना। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी, ठीक है, ये एग्ज़ाम ही आरपीएससी ले रहा है, तो ये बट नेचुरल है कि आपको इसके बारे में अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में लोकायुक्त के बारे में पढ़ना है, कौन लोकायुक्त है, अभी वर्तमान में कौन है ना, लोकायुक्त जो शक्तियाँ हैं, कौन लोकायुक्त के दायरे में आता है, कौन नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों पढ़नी है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, आप समझदार बच्चे हैं, आप बीएड करके बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डबल ट्रिपल एमए करके बैठे होंगे, तो आपको मैं खाली एक दिशा दिखा रहा हूँ। आप अपने आप में समझदार हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप कोई 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे तो है नहीं कि आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। इशारों में आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। चलो, फिर आ गया करंट, और आप एक चीज़ देखोगे, आप इस बात से सहमत भी होगे कि आजकल यूट्यूब की दुनिया में ना केवल और केवल एक ही चीज़ की तैयारी करवाते हैं सब लोग, काहे की, करंट अफेयर्स। ये मैराथन क्लास 12 घंटे की, ये 20 घंटे की मैराथन क्लास। अरे भैया, इतना टाइम अगर आप करंट अफेयर्स में दोगे तो ये जो खोपड़ी है ना, इसकी लिमिट है। फालतू का अगर इसके अंदर कचरा भरते रहोगे तो काम की चीज़ें नहीं भर पाओगे इसमें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, अब आप ये बोलोगे कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, आप केवल और केवल एक वीडियो देख लेना कोई भी मेरी उठा करके। ये प्लेटफॉर्म 5 सितंबर से चालू हुआ है, 6 सितंबर से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया, और आज तक डेली सुबह 15 से 20 मिनट आपके लेता हूँ। और राजस्थान के अलावा, राजस्थान का नहीं पढ़ाता मैं करंट अफेयर्स, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का जितना करंट है, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, फिर आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया, A to Z चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको यहाँ के यहाँ याद हो जाए, केवल 15 से 20 मिनट में। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा चैनल आप खोल के देख सकते हैं, गुरुजी 4.0 के नाम से हमारा चैनल है। आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। तो करंट के ऊपर देखो, आपको बताऊं, जैसे ये केवल राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। पहले हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान के करंट अफेयर में क्या पूछता है वो, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख स्थान और ताज़ा घटनाएं। अब ताज़ा घटनाएं मतलब कितनी ताज़ा, तो आपको कम से कम, मान लो आपकी एग्ज़ाम कब है, मान के चलते हैं आपकी मई में एग्ज़ाम है, तो मई से लेकर के जनवरी, वो जो 5 महीने हैं वो, प्लस दिसंबर, यानी कि अभी आपको करंट के पीछे नहीं भागना, अभी आप अपना बाकी का सब्जेक्ट तैयार करो। डेली 15 से 20 मिनट करंट को निकाल के इसलिए देखते रहो कि फिर जब आप पढ़ने लगोगे करंट तो आपको चीज़ें दोबारा से रिकॉल होना शुरू हो जाए। केवल 15 से 20 मिनट आप हमारा वीडियो देख लीजिए तो आपको कवर हो जाएगा।
राजस्थान का करंट भी बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे बनाते हैं, तो किसी का भी जिसका भी आपको अच्छा लगे, जिसका भी आपको समझ में आए, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति चूज कीजिएगा जो केवल और केवल पढ़ाए आपको। हो सकता है उसके व्यू कम होंगे पढ़ाने वाले के, है ना, लाखों में हज़ारों में व्यू नहीं होंगे उनके, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते होंगे, ये आप देखिएगा। और शेर व शायरी करने वाले, फालतू की जो डबल लैंग्वेज में बात करने वाले लोग हैं, देखो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद आपको भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ाई और ये चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। आप टीचर हैं, आप कोई कॉमेडियन नहीं है ना। अगर आपको कॉमेडी का शौक है तो फिर आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। चलिए, फिर आपका आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य में जो भी करंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो हो गई। फिर आपके देखो ये 4 चीज़ें हैं, यहाँ से हमेशा 1-2 सवाल ज़रूर उठाता है वो। खेल कूद हो गए, पुरस्कार हो गए, पुस्तकें हो गई और लेखक हो गए। ये तो एक ही बात होगी, पुस्तकें और लेखक। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने करंट की। अब बात करते हैं हम अपने विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। अब यानी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इंडिया जीके की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया जीके की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, भारत के महाद्वीप और विश्व के महाद्वीप के बारे में, यहाँ महाद्वीप महासागर है ना, तो आपके किसके बारे में दे रखा है? विश्व के बारे में। फिर वैश्विक पवन प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग टॉपिक है ये, और किसी एग्जाम में मैंने अभी तक नहीं देखा, ये यहीं पे देखा मैंने। वैश्विक पवन प्रणाली यानी कि जो पवनें, पछुआ पवनें होती हैं या स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल में क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में आपको पढ़ना है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये वर्ल्ड का है, ये वर्ल्ड जीके है। किसके बारे में है? ये वर्ल्ड के बारे में है। पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, रणनीतियाँ हो गई, जैसे कोप वगैरह हो रहे हैं, है ना, बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण और प्रवर्जन, तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ज्योग्राफी का देखो, भौतिक विशेषताएं भारत की, ठीक है, भौतिक विशेषताओं में क्या क्या आ जाएगा? पर्वत आ गए, पठार आ गए, मैदान आ गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी भौतिक विशेषताओं में, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर भारत का जलवायु तंत्र आपको पढ़ना है। फिर नदी तंत्र आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उसके बाद में जो दक्षिण भारत की नदियाँ हो गई, तो आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है। अभी आपके पास खूब टाइम है दोस्तों, बहुत टाइम है, इसलिए अच्छे से बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ हर चीज़ के। आपको बता रहा हूँ, 4 कॉपी खरीद लो, एक बना दो आप राजस्थान की, एक इंडिया और वर्ल्ड की बना दो, ठीक है, एक आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की अलग से बना लो। कुछ उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होने वाला। नोट्स बनाओगे ना, नोट्स मेकिंग इज की ऑफ सक्सेस, ये मान लेना आप। अगर आपने नोट्स बनाए तो आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है फिर हम लोग इधर उधर भागते हैं, अरे यार इसकी वीडियो देख लेते हैं, अरे यार उसका मैराथन देख लेते हैं। कुछ नहीं होने वाला, आपकी जो मेहनत है अभी की हुई वही आपके बाद में काम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हो गया प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जैव विविधता हो गई, ये भारत के बारे में, ऊर्जा संसाधन हो गए। फिर आपकी आ गई आपकी ये इकोनॉमिक्स, भारत की इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको कृषि, उद्योग, सेवा। तो यहाँ से आप क्या पढ़ोगे? देखो ये ऐसे कैसे टॉपिक होता है, ये हमारा जो क्या क्या बोलते हैं उसको आप, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्या बजट और इको सर्वे, इसके ऊपर भी आपको खूब वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आज बहुत सारे टीचर हैं राजस्थान में खासकर जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा के आज वो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर ली, उसी से उन्होंने फेस वैल्यू बनाई, फिर कोचिंग खोल करके आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या पढ़ा करके? बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा के। तो आप किसी भी फेमस लोग हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक को चूज करके और बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। लेकिन आपको कब पढ़ना है? ये अभी भी पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन ये आपके अभी पढ़ा हुआ कोई काम नहीं देने वाला। 1 फरवरी को बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो आपको पढ़ना है, उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अभी आप बाकी चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक आप बजट जब आएगा उसके बाद कर सकते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। भारत का विदेशी व्यापार, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का करते हैं, सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का करते हैं, निर्यात के लिए 5 कौन से टॉप देश हैं, आयात कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, 5 टॉप देश कौन से हैं, वो सारा डाटा आपको तैयार करना है। प्रवृत्तियाँ क्या है, अभी संरचना क्या है, दिशा क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट सिलेबस में ऐसे भी लिखे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अब क्या आप बताओ, इस दिशा का मतलब क्या है? डायरेक्शन, ठीक है।
तो इसका मैं तो जो अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था अब किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, वही इसका मतलब होता होगा जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। फिर आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी, पॉलिटी आ गई। ये पूरी आप समझ लो पॉलिटी है। देखो, भारतीय संविधान एवं विदेश नीति, तो आपको संवैधानिक विकास, अब ये मैंने येलो हाईलाइट क्यों किया, क्यों पहले आपको अलग से 1919 1935 दिया हुआ था, लेकिन अभी पूरा संवैधानिक विकास मतलब आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वहाँ से लेकर के पूरा आपको फिर 1858 का जो अधिनियम आया वहाँ, उसके बाद में आपको चलते चलते 1909 1919 1935 और 1947 तक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नागरिकता आपका टॉपिक है। उसके बाद संविधान सभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके मौलिक अधिकार आप हमेशा पढ़ते आ ही रहे हैं। फिर आपके डीपीएस भी आ गए, फिर मौलिक कर्तव्य आ गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रेडिशनल पॉलिटी है जो हर जगह पॉलिटी का सिलेबस लगभग मतलब 100% आरएएस से तो ये सिलेबस मैच कर ही रहा है। तो अगर आपने आरएएस की एग्ज़ाम दी है या तैयारी की है तो आपके लिए ये चीज़ें तैयार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपने अगर मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत आपने वहाँ ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखो आपको नेहरू का योगदान पूरा पता होना चाहिए विदेश नीति में। ठीक है, जो उनका पंचशील का सिद्धांत था नेहरू का, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रमुख शक्तियाँ एवं पड़ोसी देशों से हमारे संबंध और समसामयिक मुद्दे। ठीक है, तो समसामयिक मुद्दों में क्या आ गया, इंडिया का करंट अफेयर्स आ गया, और इंडिया करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब चलें आगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आ गया आपका जो टॉपिक है लास्ट, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी या सॉरी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और अगर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया जाए जब आप तैयारी कर रहे हैं और जब आप टीचर बन जाएं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो आज मैं बता रहा हूँ ये जो सारे प्राइवेट जितने दुकानें खुली हुई हैं ना, ये सारी दुकानें क्या हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है तो फिर हम उसका महत्व भूल जाते हैं। देखो इसके अंदर आपको, इसके बारे में मैं ज़्यादा ना मेरे को जानकारी है ना मेरा ये फील्ड कभी रहा है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन ये है कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों का आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है, उससे संबंधित सारी चीज़ें सारी इसमें होती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा टॉपिक है तो ये आरएएस मेंस में भी है कि अभिप्रेरणा क्या होती है, उसके अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। जैसे सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है। उसके बाद में अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे हजबर्ग का सिद्धांत हो गया है ना, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने वाले हो आप लोग। उसके बाद में तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे ये अधिगम जो टॉपिक है, ये भी क्या है, आरएएस मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप क्योंकि टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी को तो अच्छे से तैयार करना ही है, क्योंकि लगभग 20 सवाल आपके कहाँ से आने वाले हैं, लगभग 20 सवाल आपके यहाँ से आने वाली हैं। और अगर 20 सवाल आपने अच्छे से तैयार कर लिया ये टॉपिक, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई सूटेबल टीचर मिलेंगे तो हम लोग आपको ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपको हम लोग ज़रूर आपको पढ़ाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा टीचर मिले। अगर कोई अच्छा टीचर है जो ये वीडियो देख रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक बार आपका डेमो लेंगे। अगर हमें लगेगा कि आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं तो फिर हम लोग आपको हायर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में आपका मैंने परीक्षा का पैटर्न बता दिया। अब देखो कुछ मैं आपको लास्ट में जल्दी कुछ बातें बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को, कि सफलता प्राप्त करने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको, हालांकि हमने पूरे वीडियो में लगभग उसी के बारे में बात की है कि किस तरह से आप इस तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो देखो, सिलेबस का गहराई से अध्ययन करें। ये मान लो कि ये चाबी है, जो नौकरी है ना आपकी, उसकी चाबी ये है कि केवल और केवल फोकस करो सिलेबस पे। अगर आपने सिलेबस छोड़ के किताबों से पढ़ना शुरू कर दिया ना तो आपको कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, आरएएस के सिलेबस में एक टॉपिक है कि राजस्थान के संत एवं लोक देवता लिखा हुआ है, लेकिन किताबों में क्या है कि लोक देवता के साथ लोक देवियाँ भी दी हुई हैं, उसके भी 5 7 8 10 पेज दिए हुए हैं।
यार जब आपके सिलेबस में लिखे हुए ही लोक देवता हैं तो वो लोक देवियों के सवाल आपसे नहीं पूछने वाला। हाँ, जहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इनके सिलेबस में शायद लिखा हुआ है लोक देवियाँ, तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, वो सवाल पूछेगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और हर विषय की क्या बनाएं, लिस्ट बनाएं। लिस्ट का मतलब आप समझ लो कि नोट्स बनाएं। हर सब्जेक्ट के आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। और नोट्स भी ऐसे नहीं बनाने कि 5 पेज किताब से पढ़े और 15 पेज के नोट्स बना दिए, वो फिर नोट्स नहीं होते हैं। नोट्स है कि 5 पेज आपने कहीं से पढ़े और आधे पेज में, 1 पेज में उसको समराइज किया, वो होते हैं नोट्स। आपको मैं कोशिश करूँगा, अगर हम दोबारा कभी रूबरू हुए तो मैं आपको अपने नोट्स की आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स हर बार, जितनी बार आरएएस का प्रीलिम्स हुआ है, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अभी तो एक्चुअली है नहीं तो मैं आपको मेरी डायरी दिखाता वो शॉर्ट नोट्स की, उसका नाम निकाल के रखता हूँ मैं, फैक्ट बुक। मेरी एक डायरी है, आपको मैं दिखाऊँगा, उसका क्या नाम है, फैक्ट बुक उसका नाम है। 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट, एक बार उसमें से देखना, अलमारी में एक लाल कलर की डायरी रखी है क्या, अगर होगी तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, फैक्ट बुक के नाम से मैं हर बार बनाता हूँ जब भी आरएएस का एग्ज़ाम देता हूँ। तो एक डायरी अगर मिलती है तो हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। फिर है आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उनका आपको अलग अलग नोटबुक में आपको बनाना है। आपके नोट्स तैयार हो गए। ये नोट्स आपके कब तैयार होने चाहिए, कम से कम एग्ज़ाम के 1 महीने 2 महीने पहले। अब आपको क्या करना है, अब आता है वो फैक्ट बुक वाली कहानी। अब आपको उसमें से जो चीज़ नहीं आती है या जो लग रहा है आपको हार्ड है, वो चीज़ें आपके उठा करके उस एक अलग जो आपने डायरी बनाई, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते जाओ, नोट करते जाओ। तो ये हो गया। स्टडी प्लान बनाए, ठीक है, डेली रूटीन को 3-4 स्लॉट में बांटें। अब आप फिक्स कर लो कि सुबह के टाइम मैं ये पढ़ने वाला हूँ, दोपहर में फिर मैं ये पढ़ने वाला हूँ। देखो मेरी डायरी भी मिल गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, देखो मेरी डायरी, आप इसमें नाम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, आरएएस फैक्ट बुक, आपको दिख रहा है। तो ये मेरी डायरी इस तरह से मैं बनाता हूँ हर बार, और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ अपने। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेहनत मांगती है सफलता, और कुछ नहीं मांगती। देखो आप, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से मैंने क्या बनाया, अपने पूरे नोट्स बना रखे हैं। और इसी को मैंने फिर बाद में लास्ट के 15-20 दिन में मैंने क्या किया, इस डायरी को बार बार क्या किया, रिवाइज किया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो यही वही बात आ गई, देखो नोट्स तैयार करो आप, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, माइंड मैप, चार्ट, कैसे करके आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जिलेवार आप पढ़ना चाहो तो जिलेवार देख लो, यार इस ज़िले के अंदर ये मेले हैं, ये त्यौहार है, उसकी भी हम बहुत जल्द आपके लिए एक एक ज़िले की, उस ज़िले की पूरी जो भी आप, जैसे मेले हो गए, त्यौहार हो गए, महत्वपूर्ण स्थल हो गए, एक हम लोग ज़िले वाइज बनाएंगे। जितने 41 ज़िले हैं हमारे, हर ज़िले की एक वीडियो 15 से 20 मिनट की, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि वो हम लोग करें। और बहुत जल्द हम लोग वीडियो आपको लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी हम लोग ऐसा कुछ लेकर के आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये बात हो गई। करंट अफेयर्स, आपको पता है आजकल बहुत इंपॉर्टेंस रखने लग गया, और सिंपल सवाल नहीं पूछता है अभी करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स बहुत डीप में पूछने लग गए अभी। आपने अगर पिछले कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जैसे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम आपको क्या है, 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी नहीं करने हैं आपको। अभी पहले आप क्या करो, पूरा सिलेबस एक बार तैयार कर लो। जब आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेबस तैयार हो गया, उसके बाद आप मार्केट में जाओ। जयपुर में बहुत सारी दुकान है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक रिद्धि सिद्धि जो है, वहाँ एक देव फोटो स्टेट के नाम से एक दुकान है, ठीक है, धोलू राम जी नाम है उनका। उनके पास आप जाओ, उस दुकान पे आप बोलो कि भाई मेरे को ये वाले जो फ़ोटोकॉपी चाहिए, किसकी, आपके मॉक टेस्ट की, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उनको लेकर के आओ, घर पे बैठो या लाइब्रेरी में बैठो, उनको सोल्व करो। उसके बाद में आप देखो कितने गलत हुए, वो मिलाओ।
उनको अलग से आपकी जो ये डायरी है उसमें लिख लो कि यार ये वाली चीज़ें मेरी गलत हुई थी, इनको मैं अलग से डायरी में नोट कर लेता हूँ, ताकि फिर वो चीज़ें आपकी गलत नहीं होंगी। और अगर ऐसे ही आप गलतियाँ सुधारते 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 कहाँ पहुँच जाओगे, आप 0 एरर पे पहुँच जाओगे। और जब वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आपकी सफलता क्या हो जाएगी, 100% श्योर हो जाएगी। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, आप बीएड करके आए हैं, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे तरह से जानते हैं। फिर भी आप अगर अभी से शुरू करना चाहते हैं, मान लो आप 0 से शुरू करना चाह रहे हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आज आपने ठाना है अब सिलेबस आ गया, अब मैं पढ़ाई करूँगा, तो आप पहले आसान चीज़ों को पढ़ना शुरू करो। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है पहले उसको पढ़ना शुरू करो। उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और धीरे 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 करके आप फ्लो में आ जाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चालू हो जाएगी। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का हमेशा ध्यान रखना है। और ये एक चीज़ लिखिए कि आप तभी आप उत्तर दो जब आप 100% आश्वस्त हो। तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ, भले मैं ही लिख के लाया हूँ लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि मान लो 4 ऑप्शन है भाई, 5वां तो आपको बता ही दिया, लेकिन ऑप्शन तो 4 में से करना है अगर हमें सेलेक्ट होना है तो, ABCD। दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे आपके जिसमें से आपको चारों ऑप्शन में हवा ही नहीं लग रही। चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपको हवा नहीं लग रही कि यार क्या आएगा। ये भी आ सकता है, जैसे मान लो कोई एक ऑप्शन है जिसका ये है 16, 17, 18 और 19। अब आपको पता ही नहीं है यार 16 को है सही है कि 17 सही है कि 18, छोड़ दो उस सवाल को, छोड़ दो 100% उस सवाल को आप छोड़ दो। वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपको पक्का 100% आप छोड़ दो, उसको गलत होने ही वाला है वो आपका। लेकिन एक सवाल ऐसा आया जिसमें आप श्योर हो कि यार A और D तो पक्का नहीं होगा, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ A और D तो नहीं होगा, या तो B है या तो C है। तो ऐसे सवाल को भी आपको क्या करना है, 100% अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, 100% अटेम्प्ट करना है। परीक्षा में वही लोग फेल होते हैं जो या तो ज़रूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं या ज़रूरत से कम अटेम्प्ट करते हैं। जिसमें 2 में डाउट है वो भी 100% अटेम्प्ट करना है, जिसमें चारों में डाउट है वो आपको 100% छोड़ना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली मैंने आपको बता ही दिया कि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को क्या करना है, फ्लो चार्ट बना करके याद कर सकते हो। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लास्ट में 8 नंबर पे लिखी है, डेली आप योग करो। अब योगा से होगा, आपको पता है मोदी जी क्या कहते हैं, योगा से होगा। कुछ भी नहीं आता आपको योगा, अनुलोम विलोम तो आता है, इधर से सांस लिया इधर से निकाला वो तो कर सकते हो, या सांस लेके और ओम ये तो कर सकते हो, इतना ही करो काफ़ी है। ठीक है। फिर आपको पता है मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन क्या होता है, किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना, आंखें बंद की, किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाने की कोशिश की। हालांकि ध्यान लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। पहले दिन 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, ऐसे कर करके आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। फिर डेली कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ले, मैं तो कह रहा हूँ 8 घंटे की नींद लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कितनी नींद लो, 8 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पीछे कितने घंटे बच गए भाई, 16 घंटे बच गए। अब आपको केवल और केवल क्या काम है, पढ़ाई का काम है। तो पढ़ाई 16 घंटे तो आप पढ़ाई करके IAS को भी टॉप कर सकते हो। ये तो हमारी क्या है, 2nd ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम है। तो आपको 16 घंटे में से चलो आप और निकाल दो 4 घंटे, फिर भी कितने बच गए, 12 घंटे, और निकाल दो 2 घंटे, कितने घंटे, 10। इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के बीच 10-15 मिनट का ब्रेक ले, लेकिन ये ब्रेक रील चलाने के लिए या थड़ी पर बैठकर चाय पीते वक्त फालतू बात करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये आप वहीं पर किताबों को साइड में रखें, आंख बंद करके बैठ जाओ, वो होता है ब्रेक। ब्रेक के नाम पे ये नहीं है कि आप गए चाय पीने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, गुटखा खाने चले गए। पहली बात तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। चाय तो भले ही पियो, लेकिन गुटखा और ये सब चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती। एक बात करते हैं, फिर हम आपकी पढ़ाई के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। दोस्तों आपको जब आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना है, बीच में ब्रेक लेना है। और वो ब्रेक तब लेना है जब आप 2-3 घंटे पढ़ाई कर चुके हों। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट 5 मिनट पढ़ाई की और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। करते हैं ऐसे बच्चे, मैंने देखे हैं लाइब्रेरी में। मैं भी जब तैयारी करता हूँ तो जब लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ तो मैंने देखे हैं बच्चे बहुत सारे, मतलब वो टिकते ही नहीं है अपनी सीट पे। वो क्या करेंगे, 15-20 मिनट पढ़े, उसके बाद में फिर निकल गए या तो फिर रील देखने लग गए। तो भाई ऐसे करने से आप सफल नहीं हो सकते। मोबाइल को त्याग दो एकदम,
केवल और केवल काम की चीज़ देखनी है आपको मोबाइल में, है ना। ये रील वगैरह जहाँ चलती है, इंस्टाग्राम सब हटा दो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे हटा दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इनकी। हाँ, एक चैट जीपीटी मैंने आपको बताया, उसका प्रयोग कर सकते हो, तो वो आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं है और उसमें आप घुस के और टाइम ख़राब नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर के ही निकलोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई। पढ़ाई के बीच में आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप 2-3 घंटे पढ़ चुके हो तो उसके बाद में आखिरी बात है कि अपना गोल फिक्स करके और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो कि कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँगा, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, क्यों, आपको 4 लाइन बताता हूँ कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। यानी कि अगर आपका रास्ता कठिन नहीं है ना, तो फिर वो रास्ते पे चलने का मजा ही क्या है। तो वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं तो प्रतिकूल है, लेकिन आपको क्या करना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है और उनसे टकरा जाना है और आगे बढ़ना है जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा, यही अपनी बात को मैं विराम दूंगा और दुआ करूँगा भगवान से कि आप सभी लोगों को सफलता मिले। लेकिन सफलता देखो ऐसे नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप लगे रहो पढ़ाई में अच्छे से, और आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए वो डाउट पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी उसका जवाब देने में। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहो, मौज करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।